लवली आनंद सहित कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला यह प्रत्याशी करेगा। और इस चरण में 1204 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। आखिरी चरण है जिस पर सबकी निगाहें हैं, और यह आखिरी चरण जो है बहुत कुछ डिसाइड भी करेगा। और इन सब के बीच नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान भी सामने है, जो उन्होंने मंच पे आकर दिया, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, जहां पे उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। आखिर ये नौबत क्यों आ गई जो नीतीश कुमार ने मन से आके ये बात कही? क्या वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं मतदाताओं के साथ, भावनात्मक तरीके से वोट मांग रहे हैं? एक प्रेशर पॉलिटिक्स इसे भी कही जाती है कि वो मंच पर आके ये बात कह रहे हैं कि अब कि अंत भला तो सब भला, ये मेरा आखिरी चुनाव है। एक कितने बड़े नेता को इस तरह की बात कहनी पड़ रही है आकर। दूसरी तरफ आपको ये भी भूलने की ज़रूरत नहीं है कि नीतीश कुमार ने छपरा हो, मधुबनी हो, तमाम जगहों पर उनकी रैली में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तेजस्वी यादव 10 लाख जॉब की बात कर रहे हैं, बीजेपी आपको बता दें 19 लाख जॉब की बात कर रही है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं हनुमान हूँ और मैं हनुमान ही बीजेपी और एलजेपी की सरकार मैं बना के दिखाऊंगा। तमाम दावे और तमाम दावों के बीच आखिरकार 10 नवंबर की एक तारीख भी है। इसके आगे बहुत कुछ छिपा हुआ है, भविष्य के घर में जिसे हम कह सकते हैं कि जो ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो रही है, 10 नवंबर को ये सामने होगी। और 10 नवंबर को जो रिजल्ट सामने आएगा, जो मतदाता का फैसला सामने आएगा, बहुत कुछ तस्वीर उससे साफ भी हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच जैसा कि लगातार बिहार के दंगल में हम बात करते रहे हैं, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो नज़र आया वो ये है कि बिहार में रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने 10 लाख जॉब का वादा कर दिया है, वो भी पहली कैबिनेट में। वहीं बीजेपी ने भी 19 लाख रोज़गार देने की बात कही है। लेकिन ये आखिर रोज़गार पैदा कहाँ से होगा, इसको लेकर ये बड़ा सवाल है, और ये तस्वीर अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। वादे जैसा कि आप जानते हैं हर चुनाव में बड़े बड़े तो किए जाते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे उतरते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होती है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती साहब जुड़ गए हैं। प्रियरंजन भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले के न्यूज़ पर आपका। प्रियरंजन जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है सर? जी। प्रियरंजन जी, क्या कहेंगे आज नीतीश कुमार ने जो बात कही कि अंत भला तो सब भला, इस बयान को और इस बात करने के तरीके को, जहां पर वो कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, ये नौबत आखिर कहां से आ गई जो सीएम को इस तरह की बात कहनी पड़ गई मंच से? हमने ये बात इसलिए कही है कि वास्तव में उनको ये एहसास हो गया कि इसके बाद अब फिर हमारे नाम पे वोट देने वाला कोई नहीं होगा। उनको ये इसलिए भी समझ में आ गई बात कि जो भी वोट कैच हुआ है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे हुआ है। उनके नाम पे जो एक तबका वोट कर सकता है उनकी जाति का है और महिलाओं का है। इसके अलावा सारी जात, बिहार में जाति पर चुनाव होता है और जातियां एक तरफ हो गई हैं। वो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव की सभाओं में लगातार जितने भीड़ देखी जा रही है, लोग उत्साह में देखने को जमा हो जाते हैं, लेकिन जो वोट कास्ट हो रहा है वो जाति के आधार पे यादव वोटर्स उनके साथ हैं। वो भी यादव वोटर्स में एक अपरेज उनका हो सकता है, लेकिन वो भी डिवीजन है, कई कई सेगमेंट्स में डिवीजन हुआ। दूसरा, मुस्लिम वोट्स उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन ये जंगल राज का जो मसला आ गया बीच में और लोग डर गए उस बात से, और सवर्ण जातियां, ईबीसीज, ओबीसीज, ये सारी जातियां उस दौर के शासन को देख करके सहम गई। और आपको मैं बता दूं कि एक तरफा इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट किया है। नरेंद्र मोदी जहां जहां भी गए हैं, प्रधानमंत्री की जहां जहां सभाएं हुई हैं, वो वहां का जो प्रतिफल सामने आ रहा है अब तक,
वो देखते बनता है और नतीजे साफ बता देंगे। अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं किस बदलाव होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बदलाव होने वाला है। हाँ, ये अब तो खैर 2-4 दिन की बात है, सामने आ ही जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को ये भी मालूम है भाजपा नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है, और नंबर 1 पार्टी होने और इनके वोट सिमट रहे हैं, इससे सिमट गए हैं। बल्कि मैं तो अंदर खाने की बात आपको बताऊं, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनके पक्ष में तो खुल करके भाजपा समर्थक भी नहीं आ पाए। जहां जहां भाजपा का कैंडिडेट है वहां उत्साह के साथ लोगों ने वोट किया, लेकिन जहां जदयू का कैंडिडेट है उन सेगमेंट्स में भाजपा के वर्कर्स इनके पक्ष में तो उतरे ही नहीं, बल्कि इनको हराने के लिए लोगों ने प्रयास किया। और ये अब 2-4 दिन का वक्त है, इसमें सामने आ जाएगा कि कैसे जदयू की उनका संख्या बल कम होगा और भाजपा नंबर 1 पार्टी कैसे बन के उभर जाएगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी सूरत जब बने, विधानसभा का ये स्ट्रक्चर बन के उभरता है कि भाजपा 100 के करीब सीटें लेती है और जदयू मात्र 20 से 25 सीटों पर आकर अटक जाता है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव की बात दूसरी तरफ है, वो कितना नंबर गेम हासिल कर पाएंगे ये एक पक्ष है। लेकिन मैं इधर की बात कर रहा हूं, इसलिए उनको यह एहसास है कि वैसी सूरत में। रंजन जी, आपको रोकना चाहेंगे। शाहनवाज अहमद कैफी एलजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। बड़ी बात चिराग पासवान का जो बयान सामने है उसी के आधार पर मैं चाहूँगा कि आपसे सवाल लें, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं हनुमान हूँ और बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। क्या लगता नहीं है कि बहुत बड़ी बात कही जा रही है ये? सबसे पहले तो ये दुरुस्त कर लीजिए कि मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, प्रधान महासचिव हूँ बिहार का। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सच है कि चिराग जी ने बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हुआ और उस दिन से हम लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि नीतीश कुमार के इन 15 वर्षों से बिहार की जनता उब चुकी है और वो चाहती है परिवर्तन। और परिवर्तन में वो जो हमारा, जैसे हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया, आपने देखा होगा, मेरा जो मैनिफेस्टो है साफ शब्दों में हम लोगों ने कहा है कि बिहार में उद्योग लगना है, नौजवानों के लिए एजुकेशन में। और ये बड़ा सवाल चिराग जी ने उठाया था कि आखिर कोटा में पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, सारी व्यवस्था बिहार के लोगों की, तो बिहार में क्यों नहीं कोटा के तर्ज पर सब कुछ? ये सरकार 15 वर्षों के लालू जी के राज को दिखाकर, डराकर, उन 15 जंगल राज की तुलना में अपना 15 वर्ष बिताया। शुरू होते ही चुनाव, पहले चरण का जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ और लोगों ने नॉमिनेशन शुरू किया, इत्तेफाक से रामविलास जी हम लोग के पीछे गुजर गए। वो कुछ पारिवारिक समस्या थी, उसके बावजूद हम लोगों ने जब शुरू किया काम, प्रचार शुरू किया, तो हम लोगों ने कहना शुरू किया कि नीतीश जी, ये 5 वर्ष पे जो रिन्यूअल है, जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं कि हमने 5 वर्ष में आपके लिए आपने मौका दिया, हमने आपके लिए ये किया। आज भी प्रेस वार्ता में आदरणीय चिराग जी ने कहा कि आप 1-2 काम गिना दीजिए ना। हाँ, 5 वर्षों में हमको याद है कि घोटाला हुआ। और बहुत बड़ी बात, चिराग जी लगातार 15 दिनों से ये बात को दोहरा रहे हैं कि बाढ़ आनी है, पता है, बाढ़ नहीं आवे उसके लिए क्या किया सरकार? बाढ़ आएगी, हम रिलीफ दे देंगे, फिक्स रिलीफ है, लोग नाव दे देंगे, नाव से चलेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने कहा नदियों को जोड़ा जाए, नदियों को गहरा किया जाए, नाले का निर्माण हो, जहाँ पानी नहीं है वहां पानी ट्रांसफर किया जाए। तो सरकार, बूढ़ी सरकार, मतलब एकदम जो कहते हैं ना कि एक रिटायरमेंट का एक एज होता है, और यकीनी तौर पर जब 58 और 60 रिटायरमेंट का एज बना तो अच्छी बातें नहीं सोचते। चिराग पासवान मोदी कर रहे हैं, अगर महागठबंधन मजबूत स्थिति में कहीं आ गया तो फिर कहाँ जाएंगे आप? माफ करिएगा, हम केवल अपनी सरकार बनाने के लिए बहुत परेशान ललायित नहीं है। आप चिराग जी के किसी भी बयान को देखिए, हम बिहार संवारना चाहते हैं और ये भ्रम की स्थिति एकदम नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा, बहुत दूर नीतीश खड़े रहेंगे। और तेजस्वी तो केवल अपनी भीड़ को देखकर या इस उम्मीद पर कि हमने जेडीयू को रोक दिया है बिहार में, और जब लोजपा ने जेडीयू को रोका है तो हमको मौका मिल जाएगा। और ये सारी खुशफहमियां हैं, 10 तारीख दूर नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से बिहार में सरकार बनाएगी और हमारे स्वर्गीय रामविलास जी के सपनों का बिहार और चिराग जी के का जो एजेंडा है, जो मैप है, रोड मैप हमारा,
उस पर बिहार में हम तरक्की करेंगे, बिहार को फर्स्ट लेकर चलेंगे, बिहारी फर्स्ट रहेंगे, ये हमारी सोच है। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज अहमद कैफी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल देखना दिलचस्प है, 10 नवंबर को तस्वीर साफ होगी। तमाम नेताओं में बहुत कॉन्फिडेंस है और बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं, लेकिन इंतज़ार है तो मतदाता के फैसले का। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। निरंजन जी हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार के दंगल में। और वरिष्ठ पत्रकार जो बिहार की सियासत को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, निरंजन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन साहब हमारे साथ अभी कैफी साहब जुड़े हुए थे, एलजीपी के प्रवक्ता थे जो साफ तौर पे, और जो थोड़ी देर पहले हमने बयान भी चलाया और जो बयान सुर्खियों में रहा, चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि मैं हनुमान हूँ और बीजेपी और एलजीपी जो है वो सरकार बनाएगी। चिराग पासवान जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, युवा चेहरे हैं, कभी तेजस्वी यादव के साथ दिखाई पड़ते हैं तो कभी मोदी मोदी करते हुए नजर आते हैं। इन सब के बीच जो अब तीसरे चरण में आते आते वो बयानात दे रहे हैं, उससे क्या समझा जाए सर? देखिए, चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि वो अभी भी उनकी पार्टी एनडीए में है। लोकसभा में वो एनडीए के पार्ट एंड पार्सल है और नरेंद्र मोदी ने बिहार के दौरों में एक बार भी चिराग पासवान या लोजपा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, न हाँ न ना। ये कहते भी रहे हैं कि हमारे दिल में वो बसते हैं, हम जिगर को फाड़ कर दिखा दे सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या स्थान है। लेकिन बात नंबर गेम की हो रही थी, कितनी संख्या आएगी इनके साथ। मुझे तो लगता है कि दहाई पार कर ले तो बस 10 का आंकड़ा भी छू लेते हैं ये तो बड़ी बात हो जाएगी। वैसी सूरत में ये हो सकता है कि चुनाव बाद जो संभावना बने उसमें ये एनडीए के साथ सरकार बनाने में शामिल हो जाएं। जब तक वो लोकसभा में एनडीए में हैं तब तक ये कहीं और जाने की गुंजाइश तो नहीं बनती। और ये कह भी रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ सरकार बनाएंगे। अब एक और बात यहाँ सामने आती है कि चिराग पासवान किसी भी सूरत में नीतीश के साथ आज की तारीख में तो दिखना नहीं चाहते। ये जान चुके हैं इसलिए भी कि आपने देखा होगा कि लोजपा गठबंधन से बाहर हो गई, कहीं न कहीं तो रणनीति ऐसी रची गई होगी। पूरे चुनाव अभियान में 2 शख्स नहीं आए प्रचार करने के लिए जो सूत्रधार हैं, अमित शाह और गडकरी। क्या इनके मन में है? आने वाले दिनों में जब रिजल्ट सामने आएगा, ये अभी तक सूत्रों के हवाले से बात आ रही है कि अब बयानबाजी का दौर शुरू होगा। 7 तारीख के मतदान के बाद क्या नक्शा पलटता है,
क्या नक्शा बन के उभरता है देखना होगा। और इन सब का एहसास नीतीश कुमार को है कि उनकी संख्या क्या होने वाली है और भाजपा कितने नंबर पर आएगी और तेजस्वी यादव महागठबंधन की क्या सूरत बनेगी, किस दशा में होगा स्ट्रक्चर विधानसभा का। तो हो सकता है कि एक दबाव बने और इनको कहा जाए कि आप इन फॉर्मूलों को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लीजिए। अब वो उनको स्वीकार नहीं करने की जद्दोजहद अगर उनके मन में चल रही होगी तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बयानबाजी दी है कि अब इसका सहानुभूति लाभ भी मुझको मिल जाए। इन्होंने काम जो भी किए हैं महिलाओं को आरक्षण देने के, फिर और भी महिलाओं को शिक्षक बनाने की भूमिका इनकी रही है, तो जीविका के लेकर के काम किया और फिर और भी कई सेगमेंट्स में जो काम किए हैं इन्होंने, तो महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी है। इसलिए आपने देखा होगा कि खुल करके वो वोट कर रही हैं, ज्यादा बढ़ चढ़ करके वोट कर रही हैं। तो इस हिसाब से वो अब देखना चाह रहे हैं कि अब हम जो आने वाले दिनों में सरकार की सूरत बन के उभरेगी उसमें हमारी पोजीशन क्या होगी, और इसी का एहसास करते हुए इस तरह की नारेबाजी वो कर रहे हैं। उनको एहसास इस बात का भी हो चुका है कि उनके नाम पर वोट नहीं पड़े हैं, वोट पड़े हैं नरेंद्र मोदी के नाम पे और बाकी कास्ट कॉम्बिनेशन के नाम पे। ऐसी परिस्थिति जब सामने आ चुकी है तो ये तुक्का है और तुक्का चल चुके हैं कि भाई हमें शायद इसके चलते, और जो अभी थर्ड फेज में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये वो सेगमेंट है जहां दो ध्रुवीकरण होता है, साफ सांप्रदायिक आधार पर। 50% मुस्लिम आबादी है इन क्षेत्रों में, तो इसमें भाजपा को सूट करता है कि वो कैसे राष्ट्रीय और हिंदुत्व का मुद्दा उभारे। जदयू यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, भाजपा है या फिर कांग्रेस और आरजेडी है, तो क्या पोजीशन में उनको वोट जाती है। तो अब ये इन तस्वीरों को देखते हुए इस तरह से कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम पर तो वोट पड़ेगा नहीं, वोट पड़ना है जहां वो उस तरह से या तो कट्टरता के साथ या कट्टरता के खिलाफ। ऐसी सूरत में ये जब अपनी बात कह रहे हैं तो इसका आंतरिक संदर्भ है जिसे समझना होगा। थोड़े दिनों का वक्त है। ठीक, तो साफ तौर पे प्रियरंजन भारती जी ने जो तस्वीर साफ तौर पे बताई, एक तरफ नीतीश कुमार का बयान है और उस बयान को लेकर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। जैसा कि साफ तौर पे प्रियरंजन भारती साहब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो मजबूत स्थिति में, जिसको नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं, लिहाजा उन्हीं ने इमोशनल कार्ड खेला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियरंजन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार के चुनाव को लेकर तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बिहार के दंगल में इतना ही, और इंतज़ार हमें 10 नवंबर का है जब जनता का फैसला होगा, देखना दिलचस्प होगा। बिहार के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगी। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो।